नमस्कार साथियों आज हम लोग सिविल कोर्ट बिहार पटना पीटी क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 जीके जीएस से रिलेटेड पूछे गए 15 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत में मिलते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दक्षिण भारत का मैप है जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे जहाँ पे तीनों राज्य मिलते हैं वहां पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर मिल रही है। वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पश्चिमी घाट का कुछ क्षेत्र फैला हुआ है जिसको हम लोग कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। और कार्डमम की पहाड़ी को एक और नाम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। वहीं पश्चिमी घाट के कुछ ऐसे पूर्वी क्षेत्र जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र की ओर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको हम लोग पलानी का पहाड़िया कहते हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों की सीमाओं के पास फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। वहीं पलानी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का एक पूर्व की ओर विस्तार दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु में स्थित है। वहीं कड़मम पहाड़ियां पूरे पश्चिमी घाट को दर्शाती है जो कि पलक्कड़ के खाई के दक्षिण में स्थित है। केरल और तमिलनाडु दोनों में फैली पहाड़ियों की चोटी राज्यों के बीच सीमा बनाती है। कड़मम की पहाड़ियां जो है केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है जो सीमा बनाती है और ये पहाड़ियां इलायची की खेती के लिए जानी जाती है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भवानी नदी। भवानी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। वहीं पर सुबनसिरी, पगलाडिया और धनसिरी ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। धनसिरी जो है वो बाएं साइड से ब्रह्मपुत्र के मिलती है। वहीं सुबनसिरी और पगलाडिया जो है राइट साइड से ब्रह्मपुत्र नदी के मिलती है। और भवानी नदी ये केरल और तमिलनाडु में बहने वाली नदी है जो कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों को दिया गया है, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, किस लिपि में लिखा है? तो सत्यमेव जयते सही आंसर है ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं अशोक सिंह स्तंभ के नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और देवनागरी लिपि में जो हम लोग हिंदी लिखते हैं सामान्यतः तो वो देवनागरी लिपि होता है। सत्यमेव जयते अशोक सिंह के सिंह स्तंभ के आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग है। प्रतीक और शब्द मतलब अशोक स्तंभ में से जो ये लिया गया है वो प्रतीक और शब्द सत्यमेव जयते सभी भारतीय मुद्रा और राष्ट्रीय दस्तावेजों के एक तरफ अंकित हैं। जितना भी हम लोग नोट देखते हैं या सिक्का देखते हैं, मुद्रा, सभी पे अशोक स्तंभ अंकित होता है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते वाक्यांश अंकित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी और ये जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी रचना की गई है जो कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। मद्रास अधिवेशन ये 1908 में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे रासबिहारी घोष। और मद्रास अधिवेशन का प्रमुख बात क्या था कि कांग्रेस के लिए इसमें एक संविधान का निर्माण किया गया था।
वहीं बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, और यही इसकी एक विशेषता है कि महात्मा गांधी द्वारा सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, और वो है बेलगांव का अधिवेशन 1924। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जिल ई ए इलाही। जिल ए इलाही एक उपाधि जो कि बलबन ने धारण किया था अपनी शक्तियों को सुमेलित करने के बाद। वहीं तूती ए हिंद, तूती ए हिंद किसे कहा गया है? तो अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहा गया है, और तूती ए हिंद शब्द का अर्थ होता है भारत का तोता। तो यह भी अक्सर पूछा जाता है कि किस कवि को भारत का तोता कहा गया है, या किसे भारत का तोता कहा गया है? तो आंसर होता है अमीर खुसरो को। वही है कैसरे हिंद। कैसरे हिंद किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। बोअर के युद्ध के दौरान इनके द्वारा जो कार्य किया गया था उसी के उपलक्ष्य में। वहीं पे दीन ए इलाही, दीन ए इलाही एक ये धर्म का प्रचार जो है अकबर ने किया था। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म का प्रचार किया गया था। इसका अर्थ होता है ईश्वरीय आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। तो शिवाजी के प्रधान अष्ट प्रधान हुआ करते थे, जिसमें विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? सही आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत। सुमंत एक पद था जो कि विदेशी मामलों का देखरेख करता था। वहीं अष्ट प्रधान क्या है? तो शिवाजी के सलाहकार परिषद में 8 मंत्री हुआ करते थे, 8 पद हुआ करते थे, जिसे अष्ट प्रधान कहा गया था, जिसमें 8 पद हैं पेशवा, अमात्य, उसके बाद मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। तो पेशवा क्या होता था? जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही शिवाजी के लिए जो अष्ट प्रधान थे उसमें एक पद हुआ करता था जिसे पेशवा कहा गया है। और पेशवा जो है वो राजा के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पद था वो पेशवा का ही था। वहीं अमात्य था, तो अमात्य एक वित्त मंत्री थे, और वित्त मंत्री का जो पद था वो अमात्य के नाम से जाना जाता था। और अशोक के समय में जो वित्त मंत्री हुआ करते थे उनको हम लोग महामात्य के नाम से जानते थे। वही मंत्री क्या है? तो जो राजा के दैनिक काम का लेखा जोखा रखता था वो मंत्री है। सचिव, सचिव जो है वो पत्र व्यवहार, शाही मुहर और दफ्तरी काम जो होता था वो सचिव करते थे। सुमंत जो कि इस प्रश्न का आंसर है, विदेशी मंत्री हुआ करते थे। सेनापति, तो सैनिक के टुकड़ी का जो सबसे प्रधान होता था, सारे सैनिकों में जो सबसे प्रधान सैनिक हुआ करता था उसको हम सेनापति कहते थे। पंडित राव जो दान के अध्यक्ष हुआ करते थे, और न्यायाधीश जो कानूनी मामलों को निर्णय लेते थे, कानूनी मामलों का, उसे न्यायाधीश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 38 तक हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सबाक फिल्म टॉल्की मतलब जिसमें आवाज दिया गया था कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, आलम आरा। आलम आरा जो फिल्म था भारत में बनने वाला सबसे पहला सबाक फिल्म था। वहीं कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों को हम लोग देख लेते हैं। तो पुंडालिक, यह जो है पहली फीचर फिल्म हुआ करती थी। राजा हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म जिसमें आवाज नहीं था, वो राजा हरिश्चंद्र था। झांसी की रानी पहली टेक्निकलर फिल्म थी। और माय डियर कुट्टी चातन ये पहली भारत की 3D फिल्म थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से
संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो यहाँ जो अनुच्छेद 51, 48 का, 43 का और 41 दिया गया है, ये सब संविधान के भाग 4 में है। संविधान का भाग 4 जो है उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक चर्चा किया गया है। इसमें अनुच्छेद 51 क्या कहता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। 48 क में क्या कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। वहीं अनुच्छेद 43 क में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि का चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का चर्चा किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाना में और संकट वाले जगह पे जहां खतरा हो वहां पर उनका नियोजन नहीं किया जाएगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे का नियोजन जो है नहीं किया जाएगा। ये मौलिक अधिकार भाग 3 में है अनुच्छेद 24। वहीं अनुच्छेद 45 जो है भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का इसमें उल्लेख किया गया था, जो कि 86वां संशोधन 2002 के द्वारा ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है उसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भाग 3 में इसे डाल दिया गया है अब। वहीं अनुच्छेद 330 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 330 जो कि भाग 16 में है। अनुच्छेद 368 एक इम्पोर्टेंट है, भाग 20 में है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन से जो भी संबंधित चीजें हैं वो अनुच्छेद 368 में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रमुख समिति को देखते हैं संविधान सभा के। तो संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पे इसके 2 उप समितियां भी थी। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं। अम्ल पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन H+ को प्रस्तुत कर सकते हैं। वे विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। सभी अम्ल नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देते हैं। मगर आप नीले लिटमस पेपर में अम्ल को लगाते हैं तो वो पेपर का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। हाइड्रोजन तो यह सामान्य रूप से सभी पौधों और जीवित चीजों में है और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। मतलब हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है और सभी पौधों और जीवों में पाया जाता है। ऑक्सीजन
तो ऑक्सीजन जो है सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण है और चयापचय में महत्वपूर्ण, मतलब जो हम भोजन करते हैं उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में भी ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं गंधक सल्फर क्या है, तो यह पौधों और शैवाल द्वारा मृदा से सल्फेट के रूप में लिया जाता है और प्रोटीन बनने के लिए आवश्यक 2 अमीनो अम्ल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लोरीन, यह एक पीली हरी हैलोजन गैस है। यह कीटाणुनाशक होती है और बैक्टीरिया मारने के लिए जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की स्थलीय सीमा मुख्य रूप से 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 7। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले 7 देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियन गेम्स 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए? सही आंसर है ऑप्शन ए 107। एशियन गेम्स 2023 में भारत को कुल 107 पदक प्राप्त हुए थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे। लास्ट आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो सही आंसर है लकड़ी में, ऑप्शन डी, लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। क्यों? तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है, उससे कम जो होता है तरल में होता है, द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। मतलब जिस चीज का घनत्व जितना अधिक होगा उतना ही ध्वनि की चाल उस वस्तु में अधिक होगी। इसलिए सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन को देखने पे कि लकड़ी का घनत्व सबसे ज्यादा है, लकड़ी एक ठोस है, तो सही आंसर हमारा होगा लकड़ी में। तो इस प्रकार से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।